बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है पाकिस्तान की, स्पेशली टीएलपी का लॉन्ग मार्च है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात कर लें, या पाकिस्तान के अंदर चलती हुई महंगाई और हुकूमत की कन्फ्यूजन सबसे बड़े मेरे ख्याल इस वक्त के इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ इसके लिए किसी और का कंधा तलाश करना कि किसके कंधे के ऊपर हम ये बंदूक रख कर चला दें और किसको इसका जिम्मेदार ठहरा दे। असल मुद्दा ये है कि खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। कभी किसी हिंदुस्तान का नाम ले लो, कभी कहते हैं अफगानिस्तान का नाम ले लो, कभी क्या मतलब अजीब किस्म के हीले बहाने हैं। डिबेट तो बिल्कुल शुरू करेंगे और आज मेरे गेस्ट ने भी मुझे ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एंड आप लोगों की जानी पहचानी आरजू काजमी साहिबा ने। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती भी रही हैं, अब भी लिखती हैं मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल अखबारात के लिए। इसके साथ साथ शो होस्ट करती रही और अपना एक बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल भी रन करती है, आरजू काजमी ऑफिशियल के नाम से, आप लोगों को पता है उसके हवाले से। तो आज हमें मौका मिला, आरजू काजमी ने हमें ज्वाइन किया है। जो पाकिस्तान के इश्यूज होते हैं उस पे तो इनके चैनल्स पे आप लोग देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें इनके यहाँ से, बहुत सारी न्यूज़ इनके चैनल से या फिर दूसरे टीवी चैनल्स पे इनके पॉइंट ऑफ व्यूज को हम सुनते रहते हैं। आरजू, एक तो सबसे पहले इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, एक अजीब किस्म की जिसे कहते हैं कि एक अजीब किस्म की अफरा तफरी जो है वो मची हुई है। वो अगर हम इस्लामाबाद की बात कर लें, वो हम बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की बात कर लें, हम लाहौर की बात कर लें, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, या किसी भी इलाके की बात कर लें, तो एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। Where is the government and what is the policy for all these things कि कैसे हैंडल करेंगे और क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फखर कि आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, सभी जानते हैं और सबको ही मालूम है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्योंकि वो जो कहा जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, वो पेज शायद फट चुका है और अब लग ये रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर ही, पहले भी कहा जाता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग महसूस कर रहे हैं कि दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक जो है वो बाजवा साहब का ग्रुप है और दूसरा जाहिर है उनके अपोजिट एक ग्रुप और मौजूद है, जो कि जिसकी वजह से अब ये लग रहा है कि दोनों में ठनी हुई है। और आप जैसे कि देख भी रहे हैं कि तहरीक लब्बैक वाले जो है इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं, 2-4 दिन से वो भी हंगामा है। ये सब साथ साथ बलूचिस्तान की बात की आपने, बलूचिस्तान में भी असेंबली जो है उसमें से स्पीकर ने भी रिजाइन कर दिया है और जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी रेजिग्नेशन आ चुका है। और ये चीज तो सभी जानते हैं कि जब किसी भी सूबे से ये बात चल पड़े तो फिर वो फेडरल तक आती ही है। और अब बारी है कि यहाँ इस्लामाबाद जहाँ हम लोग मौजूद हैं वहां पर ये खबर जो है और ये सारी सिचुएशन पहुंचेगी और गवर्नमेंट की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। उसकी एक खास वजह ये है कि हिलती तो खैर सभी की है, इतने टाइम के बाद 4 साल हो जाएं तो सभी के हो जाते हैं, लेकिन ये कि जो घबराहट इनके मिनिस्टर्स के चेहरे पे नजर आ रही है, जिस तरह से इनके पीटीआई के जो सेनेटर्स है वो बिहेव कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे वो बदतमीजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे फैसल वाउडा, जिनके ऊपर कई तरह के केसेस ऑलरेडी बने हुए हैं। ये और बात है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि उनके ऊपर भी आशीर्वाद है बड़े लोगों का। तो लेकिन बहरहाल घबराहट उनकी ट्वीट्स में नजर आ रही है, घबराहट उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही है। शेख रशीद साहब को देखकर आप बता सकते हैं कि आप म्यूट करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुने और सिर्फ चेहरे का जायजा लें तो आपको पता लग जाएगा कि उनके तोते, कबूतर, चिड़िया, कौवे सब कुछ उड़ चुके हैं। और अब शेख साहब जो है वो मैच देखने भी गए थे, वो पैसे भी उनके जाया हो गए क्योंकि वो कह रहे हैं वो खुद खर्चा करके गए थे, तो वो सदमा भी उनको है बहरहाल। लेकिन ये कि सिचुएशन खराब से खराब हो रही है और अब होगा यही
کہ کہا جائے گا کہ گورنمنٹ سے کچھ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا, گورنمنٹ جو ہے وہ ڈالر ریٹ بھی جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. ابھی جو 1-1.5 روپیہ کم ہوا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ سعودی عرب نے کچھ پیسے بینک میں رکھنے کو دے دیے ہیں ان کو, اور کہا ہے کہ خرچ نہیں کرنا, صرف دیکھتے رہنا. تو اب یہ چیزیں لے کے اگر عمران خان صاحب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ سنبھال پائیں گے, کیونکہ استخارے پہ جو ہے اور جنوں بھوتوں پہ اور پھونکوں پہ جو ہے ملک نہیں چلائے جاتے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک تو وہی جربوتو والی بات, اور دوسرا یہ کہ ادار لے لے کر میرے خیال میں نہ تو کسی کا گھر چل سکتا ہے اور نہ کوئی ملک چل سکتا ہے. لیکن آرزو یہاں پہ مطلب جس طرح ٹی ایل پی کا ایشو ہے, یہ چھٹا ان کا دھرنا ہے پچھلے, اگر ہم 2017 سے ان کو دیکھ لیں, نومبر 2017 سے, تو یہ چھٹی دفعہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے آئے ہیں. 5 دفعہ یہ آ چکے ہیں اور یہ چھٹی دفعہ اب کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کو بھی پتا ہے کہ جی ٹی روڈ کو مختلف جگہوں سے بڑے بڑے کڈے کھودے گئے ہیں اور 20-20 فٹ کے کنٹینر لگائے گئے ہیں, اور سیکیورٹی جو ہے وہ رینجرز کے حوالے ہوئی ہے. لیکن کیا حکومت جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں حکومت ہے بھی, یا ہمارے منسٹر, جس طرح آپ نے فیصل واوڈا صاحب کی بات کی, شیخ رشید صاحب, تو چلے فیصل واوڈا کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ منسٹر غالباً بنے ہیں, شیخ رشید صاحب تو اس سے پہلے بھی 12 دفعہ منسٹر بنے ہوئے ہیں, یا شاہ محمود قریشی تجربہ کار آدمی ہے, مختلف پارٹیز کے ساتھ رہے ہیں, مختلف بڑے بڑے مطلب پوسٹوں پہ رہے ہیں, میں یہ کہوں گا جو حکومت کے منسٹریز ہیں, مختلف منسٹریز کو اس نے ہیڈ کیا ہوا ہے. تو کیا وہ بھی مطلب نہیں سمجھتے کہ یار حالات کو ہم نے کیسے, کیونکہ دنیا کی نظریں آرزو, دنیا کو یہ نہیں اس سے کوئی فرق پڑتا کہ یہ ٹی ایل پی ہے یا سی ایل پی ہے یا ٹی ٹی پی ہے, وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاکستان کے لوگ ہیں, آپ کے پاکستان کی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں, اور آپ ان کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, آپ ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں کسی ایک پوائنٹ کے یا 2 پوائنٹس کے اوپر, یا آپ ان کو کہتے ہیں کہ نو انف از انف, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں, اپنے گھروں میں چلے جائیں. تو کیا ایک مطلب عجیب قسم کی کنفیوژن ہر طرف نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا صحیح ہے کہ جو باقی کے منسٹرز ہیں وہ تجربے کار ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کو فالو وہی کرنا ہے جو عمران خان صاحب ان سے کہیں گے, اور عمران خان صاحب جن کو فالو کر رہے ہیں وہ ان سے جو کچھ کروا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. یہاں پر بھی جسے کہنا چاہیے کہ جو پولیس والے مارے جا رہے ہیں یا تحریک لبیک والے, دونوں ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں, نعرہ تکبیر لگا کے وہ بھی مار رہے ہیں اور نعرہ تکبیر لگا کے یہ بھی مار رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا فخر کہ جی یہ انڈین ایجنٹس ہیں جتنے ہیں, مطلب حیرت کی بات ہے کہ را اتنی سمارٹ ہے کہ اس نے یہاں پہ 10 لاکھ ایجنٹ بنا دیے اور ہمیں پتہ تک نہیں لگا. اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ انڈین فنڈڈ ہے, مطلب انڈیا والے اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی اور کام نہیں ہے. وہ اس طرح کی یہ چیزیں تو آپ جانتے ہیں کہ انہیں کون بناتا ہے اور کون لاتا ہے, اس میں انڈیا ہو یا چائنا ہو یا امریکہ ہو, کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سب ہمارے اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے خود ہی یہ سانپ پالے تھے اور آج یہ باہر نکل آئے ہیں تو ہم بھاگتے پھر رہے ہیں, اور اب کچھ ہو نہیں سکتا. اب یہ لوگ پہنچیں گے اور نہ شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کر پائیں گے اور نہ ہی شیخ رشید صاحب, نہ ہی کوئی دوسرے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو 2017 میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے, جن کے لیے یہ لوگ بالکل ٹھیک تھے, اور یہ ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو راشن پہنچایا جائے, ان کو کھانا پینا پہنچایا جائے. ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنوائی تھی عمران خان صاحب نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب اگر ان کی حکومت نہیں ہے اس وقت, کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا, اب ان کی گورنمنٹ میں جب وہی بات کی جا رہی ہے تو اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فرینچ ایمبیسی میں تو امبیسیڈر ہی نہیں ہے, تو وہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا. تو ان کے دور میں تو بہت سے امبیسیڈر چلے گئے, انہوں نے تو 3 سال تک امریکن امبیسیڈر یہاں nicht تھا, ورنہ لاسٹ جو ہمارے دوست بھی رہے رچرڈ آلسن اور سب تھے. سوری آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے. تو ریچرڈ آلسن میں سارے امبیسیڈرز رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آتے کے ٹائم سے لے کے اور ابھی تک کوئی امبیسیڈر تھا ہی نہیں امریکہ کا. تو ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یورپ میں پہلے ہی ہمارے جو ہے وہ کوئی خاص ہمیں لفٹ کوئی نہیں کرا رہا. اب اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں جو عمران خان صاحب سے روکی نہیں جا رہی, کیونکہ سپورٹ کرتے رہے. جب آپ پہلے کسی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اب آپ اچانک سے کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت یہ سب کچھ جائز تھا, اب یہ سب کچھ ناجائز ہے, تو وہ بات پھر نہیں بنتی. اب یہ لوگ پہنچیں گے اسلام آباد, آپ جانتے ہیں ڈی چوک بھی پہنچیں گے,
फैज आबाद भी पहुंचेंगे, और पहले भी तस्वीरें आई थी जो फौजी इनको 1000 रुपए बांट रहे थे, मेरा ख्याल है उसमें गांधी जी की तस्वीरें बनी हुई थी, क्योंकि इंडियन रुपीस बांटे होंगे तो यकीनन गांधी जी की तस्वीर होगी, मिस्टर जिन्ना की तो हो नहीं सकती, क्योंकि लेकिन आरज़ू वो जो बांटने वाले थे उनके शोल्डर पे फ्लैग पता नहीं पाकिस्तान का लग गया था, मेरे ख्याल उनको समझ नहीं आई थी कि यार हमने इंडिया का फ्लैग लगाना चाहिए, तो उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग मेरे ख्याल गलती से शायद लगाया था। बिल्कुल, और ये समझ रहे हैं कि जो बाकी पब्लिक बैठी है, मैं आपको बताऊं फखर, जो हमारी आम पब्लिक जिसे हम कहते हैं ना, जो सब्जी बेच रही है, जो मोची है, या जो उससे इस तरह के काम कर रहे हैं, जो ऑफिस 9 to 5 वाली जॉब की बात नहीं कर रही, उनको भी अब समझ आ गई है कि हमें कौन बेवकूफ बना रहा है, हमसे पैसे लेके खा कौन रहा है, और बाहर प्रॉपर्टी कौन बना रहा है, पापा जॉन्स पिज्जा कौन है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो अब अगर आप लोगों को चुप कराने की कोशिश करेंगे तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हर किसी को इनकी समझ आ गई है। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और अगले इलेक्शंस में अगर ये कोई जुगाड़ लगा ले, जैसे पहले लगाया था इन्होंने, तो ये आ जाएंगे, अदरवाइज तो मैं इनका कोई फ्यूचर नहीं देख रही। लेकिन आरज़ू एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद ही कोई मतलब जिन्होंने इतनी कोशिश की कि मैं वजीर आजम बनूं, किसी तरीके से वो शेरवानी पहन लूं जो प्राइम मिनिस्टर को पहनाई जाती है, तो उसके लिए जितनी कोशिश शायद इमरान खान ने और जितना जोर लगाया, मतलब मैं कहता हूं लीगल और इलीगल दोनों मीन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो कहते हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि शायद ही किसी की इतनी इंसल्ट हुई हो पाकिस्तान के 75 साल तारीख में कि कोई भी वजीर आजम रहा हो या प्रेसिडेंट रहा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रहा हो, जितनी इस हुकूमत को एक टफ टाइम मिला। और यकीन करें आरज़ू कि मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी पाकिस्तानी का हाथ हो या किसी अपोजिशन पार्टी का हाथ हो। हालांकि जब ये धरना 2017 में आप जिक्र कर रही कि यही लोग सपोर्ट करते थे, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के फासले पे लाल हवेली है, वहां से बाकायदा देगे आती थी, मैं कवर करता रहा हूं, मैं पूछता था यार खाना कहां से है, कहते जी लाल हवेली से, और बाकायदा शेख रशीद साहब कहते थे कि मैं इसको मतलब सपोर्ट करता हूं, खुल्लम खुल्ला कहते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आप हुकूमत को मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि अपना तूका हुआ चाटना होता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट हिज सेल्फ। जब आप गलत करते हैं तो शायद आपको उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, हो सकता है कुछ सालों के बाद होता है, जिस तरीके से आज इनको मतलब फेस करना पड़ रहा है, तो ये लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा इस वक्त इशू जो है, इंटरनल मैटर्स तो हमारे हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी चाइना, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वो ममालिक जो हमें मेरे ख्याल में शायद पहले भी हमारे ऊंच नीच उनके साथ आती थी, लेकिन आरज़ू ये वाला लेवल शायद मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन शायद ये वाला लेवल नहीं आया था जो अभी है। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने तो कोई चीज छोड़ी नहीं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, हर जगह पे आपको वो शदीद मायूस करते हुए नजर आते हैं, हर जगह पे वो फेल होते हुए नजर आते हैं, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उनके चमचों का है, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते सर आप जैसे जो जिसका नशा हमारे यहाँ तकरीबन हर हुक्मरान को होता है कि सर आपकी क्या बात है, आपने तो ये बदल डाला, आपने तो वो बदल डाला। तो इस तरह के लोगों की वजह से जो है वो हमारे जो कहना चाहिए जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर तो मैं इनको नहीं समझती, क्योंकि लीडर तो वो होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसने मुल्क के लिए कुछ किया होता है। जब सिर्फ मुल्क को तबाह कर दिया तो वो तो पॉलिटिशियन नहीं होंगे, लीडर तो मैं उनको हरगिज नहीं कहूंगी। तो इनकी ये जो आदत हो जाती है ना कि अपनी तारीफें सुनना, आप जब क्रिटिसिज्म नहीं सुन पाते, आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आप उसको टीवी चैनल से निकलवा देते हैं, आप उसको कोई केस बना के उसको उसमें फंसा देते हैं, आप सोशल मीडिया बंद करवा देते हैं, आप धमकियां दिलवाते हैं, आप ट्रोलर्स छोड़ देते हैं। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आप अपने मुल्क तक तो कर लेते हैं, आपके अपने मुल्क में जो लोग रहते हैं और यहाँ पे जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं सारी चीजों को, उनको तो कर लेते हैं, बाहर वालों को कैसे रोकेंगे? बाहर से भी लोग कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर एम्बैरेसमेंट कराने का जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है, कि जिन्होंने CNN और BBC तक ने जो है वो बेइज्जत करके जो है वो बिठाया और उसके बाद इंसल्टिंग किस्म के क्वेश्चंस किए और ये सामने बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारा मीडिया तो था नहीं कि जहां पे ये 15 बार इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद उसको एडिट करवाते हैं और रात में वो
ریکارڈڈ انٹرویو چلتا ہے کہ جی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. رات کے 11 بجے پرائم منسٹر قوم سے خطاب صرف پاکستان میں کرتے ہیں سارے منسٹر. وہ مودی جی سے دیکھے میں اتنی سخت ہوں نا, مودی جی یاد آ گئے مجھے, وہ صبح صبح انٹرویو دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ تیار ہوتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے, ہم گھماسان میں جا رہے ہیں یا کسی اور شو میں جا رہے ہیں, اور مودی جی کو تو میں کہتی ہوں سنڈے کو بند کر دینا چاہیے, گھر کے باہر تالا لگا کے چابی سمندر میں پھینک دینی چاہیے, اور پھر ٹھیک ہے 1 بجے کے بعد کھول دیں جب تک ہمارے شوز ہو چکے ہو. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھیں, وہ اٹھتے ہی میرے خیال ہے 11-12 بجے سو کر, جبھی تک ان کا وہ جو اتر جاتا ہے جو حالانکہ ارجوس یہ سپورٹس مین ہے, مطلب کرکٹر رہ چکے ہیں عمران خان صاحب, اور مودی جی نے تو میرا خیال کرکٹ نہیں کھیلی مطلب ایسی کوئی, لیکن مجھے جتنا اندازہ ہے کہ وہ بہت صبح سویرے جو ہے وہ اٹھتے ہیں, اس لیے بھی مطلب 11 بجے اگر وہ خطاب کرتے تو اٹس مین کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو 11 بجے قوم سے خطاب کرتے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو فقط ٹھیک ہے, لیکن مطلب وہ سنڈے کو تو نہ کیا کرے نا, سنڈے تو گھر میں رہے. کوئی بتا دیتے ہیں نا, مودی جی کو کہہ دیتے ہیں کہ سر اگر آپ تھوڑا سا مطلب آگے پیچھے اس کو کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے, لیکن میرا خیال انہوں نے کہا کہ نہیں اتار لیا کریں. گھر میں جالے کتنے لگ جاتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے مکڑیوں کے, تو وہی اتار لیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چھوٹے سے گھر اس نے لیا ہوا ہے, اس میں وہ رہتا ہے, ان کو یہ تھوڑی مطلب وہ فرق پڑتا ہے کہ وہ 300 کنال کے گھر اس نے لیا ہوا ہے, اور جس میں ہر سنڈے جو ہے نا. اچھا اب انہوں نے امت شاہ جی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا ہے. اب انہوں نے کہا جس دن میرا موڈ نہیں ہے اس دن امت شاہ صاحب کو وہ بھیج دیتے ہیں, جاؤ جا کے ان دونوں کا کوئی کام نہیں ہے نا اس کے علاوہ. اور ہمارے پرائم منسٹر دیکھیں, ہم ان پہ اتنے پراؤڈ ہیں, وہ رات کے 11 مصروف آدمی ہے نا, ہمارے والے تو بہت مصروف ہے, ہمارے بزی بندے, ہمارا فالتو تھوڑی صبح صبح اٹھ کے بیٹھ گئے چڑیوں کبوتروں کے ساتھ. اس کو صبح یہ فکر ہوتی ہے کہ یار میں نے مطلب کس ملک سے بھائی پیسے پکڑنے ہیں, اس کی بھی فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سی جگہ ایسی بچ گئی ہے کہ جہاں میں نے مطلب اس قوم کو جو ہے نا اور مطلب دبوچا نہ ہو, مطلب میں دبوچ لوں, کوئی پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے ہمارے والے زیادہ مصروف ہے, اور ان کے والے جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا کوئی خاص مصروف نہیں ہے. مصروفیت کے علاوہ صرف ٹائم چینج کر لیں. اگر مودی جی مجھے سن رہے ہیں تو صرف اور صرف آپ اپنا بھاشن انڈیا کے 1 بجے کے بعد شروع کر لیا کریں, اسپیشلی سنڈے کو, تو بہت مہربانی ہوگی. اور امت شاہ جی کو بھی کہہ دیں. لیکن ہمارے والی جیسے میں بات کر رہی تھی عمران خان صاحب کی, کہ وہ رات کے 11 بجے قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ صرف پبلک کو یہ کہہ دیں گے کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں فخر, یہ ایک عام سا رول ہے, چاہے آپ انڈیویجول کو لے لیں چاہے آپ کسی کنٹری کو لے لیں, بات میں نے پہلے بھی کئی بار کہی ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے دنیا اسی کی سنتی ہے. آپ چاہے کشمیر پہ بات کریں, چاہے فلسطین کی بات کریں, چاہے افغانستان کی بات کریں, آپ کو کوئی نہیں سنے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ کبھی اس سے مانگیں گے, کبھی اس سے مانگیں گے, اس سے پکڑ کے اس کو دیں گے, اس سے پکڑ کے اس کو دیں گے. تو یہ چیز نہیں ہوگی. اکانومی کے اوپر سرے سے ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا, اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں لوگ ہماری بات سنیں گے, لوگ ہماری بات کو اہمیت دیں گے. کوئی اہمیت, بھکاریوں کی اہمیت ہوتی ہے کیا؟ آپ باہر نکلتے ہیں مارکیٹ میں, آپ کو کوئی پیسے مانگنے آتا ہے, کیا آپ اس کی بات سنتے ہیں؟ اگر کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں, اس کی کہانی تو نہیں سنتے. تو یہ چیز عمران خان صاحب کو سمجھنی پڑے گی, تبھی وہ ملک کو آگے لے کے جا پائیں گے, جبھی کوئی یاد رکھے گا, ورنہ ہسٹری بن جائیں گے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ اس کے اوپر انفارچونیٹلی شاید ہم نے پہلے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا, لیکن پہلے والے پھر بھی شاید تھوڑا بہت ان کے سعودی عربیہ ان کی بات سن لیتا تھا, کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہوتے تھے تو وہ بھی تھوڑی بہت بات سن لیا کرتے تھے, چائنا بھی سن لیتا تھا, اور بھی کچھ ممالک ایسے تھے جو شاید بات سنتے تھے. لیکن انہوں نے تو وہ اس نہج پہ پہنچائے کہ وہ لوگ جو ہمیں مطلب کسی بھی صورت ہماری مطلب کوئی بات سنتے تھے, وہ بھی آج سننے کو تیار نہیں, اور وہ بھی آج جوڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو, ہم نے آپ کو معاف کر دی. یہ والی چیز ہے. ارجو ایک چیز, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, لیکن 2-3 چیزیں. جس طریقے سے فواد چودھری صاحب کی کل پرسوں کی پریس کانفرنس تھی کہ میں جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, فیک نیوز, اب مجھے یہ بتا دیں کہ فیک نیوز یہ لوگ پھیلا رہے ہیں یا پھر جو عام لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ہیں یا پھر میڈیا کے اوپر ہے وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, کیونکہ کنٹرڈکشن ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر. دوسری چیز ہندوستان کا شولڈر یوز کرو, اور تیسری چیز مذہب کارڈ. یہ
तीनों चीजें, मतलब जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे तो आप दूसरे को क्यों तलाश करते हैं, दूसरे को एज ए स्केप गोट आप तलाश करते हैं कि यार किसको मैं अपनी ये जिम्मेदारी जो है या अपना जो मतलब मुझसे संभाला नहीं जा रहा कुछ, तो मैं किसी और को। हालांकि फवाद चौधरी साहब एक पढ़े लिखे और एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें समझ में नहीं आती मुझे कि क्यों करते हैं। ठीक है, आप मिनिस्टर हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन की, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी बोल दें। मतलब आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, आपको उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझता कौन है? इनको तो यही है, चलो ये पता नहीं चला तो दूसरा कार्ड फेंक दिया, ये नहीं तो वो कार्ड फेंक दिया, मजहब का कर दिया, कुछ कर दिया। और मजे की बात कि इस दफा सारे कार्ड इनके मुंह पे उल्टे पड़ रहे हैं। चाहे वो मजहब का कार्ड हो जो इन्होंने खेला क्रिकेट के टाइम पे, चाहे वो कोई भी बात ये करे, चाहे दूसरी कंट्रीज पे डालें कि जी अफगानिस्तान ने ये कर दिया, जी भारत ने वो कर दिया। देखें, भारत को अगर हम देखें तो इन्होंने कितनी बार जाके यूनाइटेड नेशन में बात की है कश्मीर की, किसी ने नहीं सुना। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी कश्मीर पहले कौन सा हमारे पास था। मतलब अब इनके मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए। इनको करना यही चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जी आप ये सारे अपने कश्मीर 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 करते रहिए सारी जिंदगी। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है, अगर आपको इसमें किसी किस्म की शांति मिल रही है तो करते रहिए, लेकिन आप इकोनॉमी पे काम कीजिए ताकि कोई आपकी बात तो सुने। अगला ये तो ना हो कि कहेगी अच्छा कश्मीर की बात कर रहे हैं और जाते जाते जरा 500 देना, वो वाली हालत तो ना हो ना इनकी। तो इनको ये चीज समझनी पड़ेगी, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान के बाद वाली गवर्नमेंट हो, क्योंकि सुनने में यही आया कि पीपल्स पार्टी को लेकर आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन आता है। लेकिन जो भी आए, जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान के उस पे हुक्मरान बने, वो कम से कम इकोनॉमी पे काम करें, इकोनॉमी को खड़ा करें। और खुदा के लिए इकोनॉमी में आप मजहब को मत लाइए, आप उन लोगों को आगे लाइए जिनको काम आता है। आप चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप हमारे मीडिया में काम करते हैं फखर, आप मुझे बता दीजिए एक दो सिख, उसके अलावा कौन सा आपको कोई, वो भी कोई खास जगह पे नहीं, आप कोई मुझे बड़ा एंकर बता दीजिए, बड़े चैनल पे बता दीजिए, आप मुझे हमारे जिस कहना चाहिए कि आर्ट कल्चर में बता दीजिए, हमारे मिनिस्टर्स में बता दीजिए, कहीं कोई हम माइनॉरिटी को, किसी और रिलीजन को आगे आने देते हैं? हालांकि उसमें बड़े बड़े काबिल लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हमारे सामने अगर बिठा दिया जाए तो शायद हमें उनकी जितनी नॉलेज उनकी है हमें शायद उसका 10% भी ना आता हो। लेकिन नहीं, हमने हर जगह मजहब को घुसाना है, हर जगह मजहब करके हमने आज अपने मुल्क की ये हालत कर दी है कि जिसपे कि अब कोई हमें नोटिस ही नहीं कर रहा कि मतलब यहाँ पे कुछ होता भी है तो कोई इंटरनेशनल न्यूज पेपर, अब ये जो चल रहा है TLP, कोई नहीं उठा रहा इस खबर को, क्योंकि आप काउंट ही नहीं हो रहे कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं। अगर आरजू वो उठाते भी हैं, अगर इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा भी रहा होता है तो वो आपके मतलब वीकनेसेस आपकी दिखा रहा है दुनिया को कि भाई ये इनकी हालत है, ये अपने आप को न्यूक्लियर पावर्स कहते हैं और ये मतलब इस तरीके से इनकी मतलब इकोनॉमी इतनी वीक हुई है, इंटरनल अगर सिक्योरिटी इनकी इतनी वीक है कि ये सारी चीज, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में प्रोटेस्ट नहीं होते, हिंदुस्तान में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, लेकिन ये वाली सिचुएशन कभी नहीं होती कि आपके मेन जो इस्लामाबाद और लाहौर को मिलाने वाला जो मेन जिसको ट्रंक रोड कहते हैं, GT रोड, वो बंद है पिछले 10 दिनों से। उसके ऊपर कम से कम 10 बड़े शहर हमारे आबाद है आरजू, वहां पे इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद और मतलब इवन झेलम तक। तो ये सारी चीजें जो है, और मतलब हुकूमत को समझ ही कुछ नहीं है, मतलब एक अजीब किस्म की कंफ्यूजन है। तो आप दुनिया को क्या मतलब जिसे कहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं और क्या समझ रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बड़ी वाह वाह करेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की चीजें सबसे पहले तो इनको शुरू में ही रोक दें, इनको बढ़ने से पहले ही। जैसे कहते हैं ना, टेम्परेचर, मेरा गला खराब था, मैं खांसी थी, अगर मैं इसको अभी नहीं रोकूंगी तो ये तो टेम्परेचर हो जाएगा मुझे, ये तो बढ़ जाएगी चीज। इनको पहले ही इनको रोक देना चाहिए था। दूसरा, अभी भी कोशिश करें कि इनको जल्द से जल्द इनका मामला साइड पे करें, और इनको इतनी छूट है ही क्यों कि ये आके बोले कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो या किसी को। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी इकोनॉमी जब तक ठीक नहीं करेंगे आपकी यही हालत रहेगी, बद से बदतर हो जाएगी। आपको याद है 5% महंगाई थी या 7% थी जब नवाज शरीफ साहब थे, और आज 15% 2.3 आरजू, वो 2.3 पे छोड़ के गए थे। मतलब उस वक्त रीजन में सबसे सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान था,
दूसरे नंबर पे गालिबन फिर हिंदुस्तान और फिर बाकी कंट्रीज थे, जिसमें मतलब उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट चल रहा था। पाकिस्तान 2.3 पे वो छोड़ के गए थे। इस वक्त वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस पूरा अगला जो फाइनेंशियल ईयर है तो इसमें 10 के आसपास रहेगी, लेकिन अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 20 से 30% है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल यही होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जब इंसान को कामयाबी मिलती है, चाहे किसी कंट्री को मिले या इंसान को, वो जितना हम्बल होगा उतनी तरक्की करेगा। जिस वक्त आपकी गर्दन में सरिया आ जाता है उस वक्त आपके कुछ कोई पूछने वाला नहीं होता और वहीं आप गिरते हैं, जो इन्होंने क्रिकेट के टाइम पे किया है। ठीक है, आपने मैच जीत लिया न्यूजीलैंड से, जी हमने उन्हें मट्टी चिटा दी, यहाँ से चले गए थे, हाँ वो बगैर खेले चले, हमने उनको वहां हरा दिया, अच्छा जी इंडिया को हरा दिया, हाँ जी हमने तो वर्ल्ड कप अभी जीत लिया। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ से अजीब किस्म की आई हैं कि मुझे देख के हंसी भी आती है। और मुझे लगता है कि ये जो इनका गरूर है, ये जो इनके गर्दन में सरिया आए हैं, तो भाई पहले इस्लाम जीत गया तो पिछली बार क्या हुआ था, 12 दफा इस्लाम हारा भी तो था। और अभी अफगानिस्तान के साथ अगर ये हार गए या जीत गए तो क्या होगा, इस्लाम जीतेगा या इस्लाम हारेगा? इस्लाम से हार जाएगा। तो ये चीज इनको देखनी पड़ेगी और देखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है आरजू, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और बिल्कुल कि जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलते और आप सिर्फ आपके गर्दन में ये सरिया होता है कि यार ये अपोजिशन वालों को तो हमने मतलब जिसे कहते हैं ना कि इनको तो हमने जलील करना है, इनको गालम गलोच करनी है, इनकी इंसल्ट करनी है, फ्लोर ऑफ द हाउस हो या किसी मीडिया टॉक में हो या कहीं पे भी हो, किसी शो में हो, हुकूमत की बात कर रहा हूं, तो यकीनन आप अकेले नहीं मसाइल लेके चल सकते। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स ऐसी है कि इसके लिए मिलकर अगर काम होगा, और वो भी एक दफा नहीं, कई सालों तक, मतलब जिसे कहते हैं कि कलेक्टिवली लेके चलेंगे हम इन चीजों को, तो शायद फिर जाके हम कहीं पे हो सकता है कि 10 साल के बाद हम थोड़े बहुत किसी एक बेहतर पोजीशन पे कम से कम नजर आए और दुनिया हमें सीरियस लेना शुरू कर दे। लेकिन खैर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है भाई, इस वक्त भाग दौड़ उनके हाथ में है। हम मतलब जिसे कहते हैं हम इश्यूज हाईलाइट कर सकते हैं, हम ना उनके एडवाइजर्स हैं और ना हम उनके फेवरेट मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट में से हैं। लेकिन खैर वो क्या करते हैं, मैं आपको सीरियस बता दूं, ये नहीं कि इमरान खान से मुखालिफत में, लेकिन वाकई में पाकिस्तान को जितना नुकसान पिछले 3.5 सालों में हुआ है, मैं कहता हूं कि शायद जो 74-75 साल हुए पाकिस्तान को इतना नुकसान, ये मैं नहीं कहता, ये उसके अपने लोग भी जो अंदर उसके साथ थे और अब उसके साथ नहीं है, वो भी ये बातें करें कि ऐसा हकीकत में हुआ है। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच आरजू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर।